सलोनी को सुबह सुबह उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मौसी सुबह सुबह ही बर्तन बजाने लगती और खटपट की आवाज़ करने लगती। इतना में सलोनी की नींद खुल जाती और सलोनी गुस्से में पागल हो जाती। मेरा नाम सलोनी है। मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई थी जिसके ना तो माँ थी और ना तो उसके पिता थे। उसकी माँ तो उसकी जन्म देते ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी और उसके पिता जो ही मेरे पति रोहन की नौकरी लगी तो ही उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब रोहन की माँ इस दुनिया से चली गई थी तब उसकी मौसी ने ही रोहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। रोहन की परवरिश उसकी मौसी ने ही की थी। रोहन के पिता दूसरी शादी करने को तैयार नहीं थे क्योंकि रोहन के पिता जानते थे कि दूसरी शादी करूँगा तो सौतेली माँ रोहन को उतना प्यार नहीं करेगी जितनी कि उसकी मौसी कर सकती है। उसकी मौसी ही उसको पाल पोस के बड़ा किया था और जब रोहन नौकरी करने लगा तो वह अपने पिता के पास चला आया था और अपने पिता के पास अभी थोड़े ही दिन रहते हुए बीते हुए थे कि उसके पिता भी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। रोहन मुझसे प्यार करते थे और हम दोनों की शादी रोहन की मौसी की मर्जी से ही हुई थी। मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तब रोहन ने मेरी देख रेख के लिए मौसी को मेरे घर पर बुला लिया था, लेकिन मौसी की बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। रोहन मुझे बताते थे कि मेरी मौसी मेरी माँ से कम नहीं है, उससे बढ़ के ही हैं, लेकिन मुझे मौसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं सुबह सुबह उठना नहीं चाहती थी क्योंकि उस समय मुझे काफ़ी आलस आ रहे थे। मेरे पेट में बच्चा भी था, इसीलिए मैं अलग से आलसी रहती थी। मौसी सुबह ही उठ जाती और किचन में बर्तन खटपट खटपट करने लगती। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता कि मौसी भी मुझे सोने नहीं देती हैं और मुझे भी जल्दी से उठना पड़ता है। जब दोपहर में सोने जाती हूँ तो मौसी किचन में कुछ ना कुछ स्वादिष्ट बनाती हैं। किचन में से घी और मेवों की खुशबू आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मौसी किचन में आखिर कर क्या रही थी। मेरा 9वां महीना शुरू हो गया था और मौसी कुछ ना कुछ रोज़ बनाती, लेकिन बात यह थी कि मौसी कुछ खाने को तो देती नहीं थी, इसीलिए मुझे मौसी पर काफ़ी शक हो रहा था। मौसी जो भी बनाती आखिर करती क्या है। खाने में तो सादा सादा ही खाना हम लोग को मिलता था, लेकिन मौसी आखिर करती क्या थी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मौसी डॉक्टर के पास गई और ढेरों सारे बच्चों के कपड़े शॉपिंग की। तब मौसी से मैंने पूछा कि आप इतने बच्चों के कपड़े की शॉपिंग क्यों कर रही हैं। तब मौसी ने बताया कि अरे तुम जानती नहीं हो सलोनी, मैं अपनी बेटी के बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही हूँ। इतना सुनने के बाद तो मुझे और भी गुस्सा आ रहा था कि मेरे पति का सारा पैसा मौसी अपने बच्चों में उड़ा रही है। मेरे आदेश के बिना ही सारा पैसा यह उड़ाई जा रही है। एक दिन तो मेरी जो बर्तन धोने वाली मेड थी उसने मुझे बताया कि स्टोर रूम में मौसी किसी से लकड़ी बेचने की बातें बोल रही थी। अब तो मुझे और भी गुस्सा आया और भी शक होने लगा। आखिर मौसी यह सब कर क्या रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस दिन से मौसी से मैं चिढ़ी रहती थी। मैं जब दोपहर में सो जाती थी तो मौसी चली जाती बाज़ार और बाज़ार से कुछ न कुछ सामान लेकर आती, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। एक दिन सभी लोग खाने के टेबल पर बैठे थे, तभी मैंने रोहन से बोला कि आज तो मौसी ढेर सारा शॉपिंग करके आई है। मौसी क्या मुझे दिखाया नहीं कि आपने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो मौसी ने बोला कि अरे तुम शांत रहो बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए सारी शॉपिंग की है। अब तो मौसी पर मुझे और भी शक गहराने लगा और मैं सोचने लगी कि मौसी कितनी लालची हैं कि मेरे पति के पैसों से ही ऐशो आराम करना चाहती हैं, अपने परिवार का भी खर्च चलाती हैं। मौसी का भरा पूरा परिवार था। उनका बेटा लंदन रहता था और उनकी बेटी मुंबई रहती थी, जॉब करती थी। एक दिन उनकी बेटी का फ़ोन आया। मौसी बाथरूम में नहा रही थी। मैं फ़ोन उठा लिए और ऐसा तो सोच ही रही थी कि क्या बहाना बनाकर यहाँ से मौसी को हटाया जाए। मैं मौसी के पीठ पीछे एक मेड को भी रख लिया था खाना बनाने के लिए। मौसी को कोई न कोई बहाना बनाकर यहाँ से हटा दूंगी और मैं खाना बनाने के लिए तुमको रख लूँगी। आना तो तक मौसी की लड़की का फ़ोन ही आ गया। लड़की बोली कि मेरी तबीयत ख़राब है और हमारे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने थोड़ा दिन मम्मी को यहाँ पर भेज दो, मेरे सेहत में सुधार आ जाएगा तो मम्मी चली जाएंगी। मुझे तो बहाना चाहिए था। मैंने पति को और चढ़ा बढ़ा के बातें बताई और बोली कि अपने स्वार्थ के लिए मौसी को यहाँ पर
हम लोगों को रखना ठीक नहीं है और हम लोग यहाँ पे मौसी को नहीं रख सकते। मौसी मुंबई चली जाएंगी। मौसी मुंबई चली गई तब मेरे जान में जान आई कि भला मेरे पैसे तो बचेंगे। उनके जाने के बाद, उनके जाते ही थोड़े ही दिन में मैं एक बेटे को जन्म दिया। हॉस्पिटल से जब घर आ गई तब रोहन ने मुझे एक लिफाफा दिया और बोला कि यह लिफाफा मुझे मौसी ने तुम्हें देने के लिए बोला था, और बोला था कि यह लिफाफा तभी दिया जाए जब तुम डिलीवरी करा के हॉस्पिटल से घर आ जाओ। मैं उस लिफाफे को खोला और देखा और पढ़ने लगी। मौसी ने उसमें लिखा था कि मेरी प्यारी बेटी सलोनी, तुम्हें लड़का हो या लड़की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पोता पोती दोनों ही प्यारे हैं। मुझे यह पता था कि मेरा कब बुलावा आ जाए, इसलिए मैंने सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर दिया है। तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और मैं रोहन को हर चीज़ बता दिया था। मैंने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के और अपने कमरे के कबर्ड में रख दिया था। तुम्हारे लिए लड्डू बनाए थे और तुम्हारे लिए देसी घी के हलवे वगैरह बनाकर हर चीज़ रख दिए हैं, जिससे कि तुम आसानी से कुछ दिनों के लिए अपना काम चला सकती हो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो खुद खुद अपना बना होगी, लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन के लिए मैंने के लड्डू और हर चीज़ तैयारी करके आई हूँ, जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जैसे जैसे चिट्ठियाँ पढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे कि मैं कितनी छोटी बुद्धि और कितनी छोटी दिमाग की निकली। मेरा कद कितना छोटा निकला। मैं मौसी पर शक किया। मेरे मन से भी बढ़ के, माँ से भी बढ़ के मौसी थी। मौसी ने आगे लिखा था कि बेटा, डिलीवरी के पहले बच्चों का कपड़ा नहीं खरीदा जाता है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के बच्चों का बहाना बनाकर मैं सारी खरीदारी कर रही थी ताकि तुम्हें कोई शक ना हो, क्योंकि जिसका बच्चा और जिसकी डिलीवरी होने वाली रहती है उसको कोई चीज़ दिखाया और बताया नहीं जाता है। इसलिए मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखा और बता नहीं रही थी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। इतने में रोहन मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरे आंखों से आंसू देखकर रोहन ने बोला कि अरे मौसी ने क्या ऐसा लिख दिया है कि तुम रो रही हो? मौसी का ही फ़ोन आया है। मेरा 40 दिन के बाद शुद्धिकरण होने वाला था और मेरे बच्चों का नामकरण होने वाला था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो शुद्धिकरण आज ही हो गया है। मैं अपने मन में जो मौसी के लिए गंदगी और नफ़रत भरी हुई थी आज सारी मिट गई है और मुझे अपने आप से नफ़रत हो रही थी। उसी समय मौसी का फ़ोन आया था। मैंने मौसी को बोला कि मौसी अब आप आ जाइए, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। मौसी बोली कि हाँ बेटा, मैं तो थोड़े ही दिन में आने वाली हूँ। तुम बुलाओगी या नहीं बुलाओगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे इस समय तुम्हारी ज़रूरत है, तो मैं उसे ज़रूर पूरा करने के लिए हर समय खड़ी हूँ। और मुझे अपने पोते का भी तो मुंह देखना है कि मेरा पोता आखिर कैसा हुआ है। मैं उसके नामकरण में आ रही हूँ। तुम टेंशन और चिंता मत करना और तुम्हें कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरा का पूरा अभी रेस्ट करना। और मौसी ने बहुत सारी बातें समझाई। मौसी के कमरे से मेड उस सारा चीज़ निकाल कर ला रही थी। मौसी ने बताया कि देखो बेटा, मैं रोहन के पापा की टेबल की लकड़ी से उनके पोते के लिए झूला भी बनवा दिया है और तुम अपने बच्चे को सबसे पहले इस झूले में झूलाना, क्योंकि दादा दादी का भी आशीर्वाद तो बच्चे को मिलना चाहिए। इतना सुनने के बाद तो और भी मैं रोने लगी। आज मेरी मौसी, जो मेरी सास, मेरी ससुर, मेरी ननद और मेरी देवर हर चीज़ का मुराद पूरी कर रही थी और मैं कितनी तुच्छ सोच वाली थी, मैं मौसी को समझ नहीं पाई। उसके बाद मैं मौसी के बनाए हुए लड्डू और हलवे खाना शुरू कर दिया और मौसी के आने का इंतज़ार मैं और मेरा बेटा बेसब्री से कर रहे थे कि मौसी कब आएंगी। और मेरी सोच पर मुझे शर्म आ रही थी कि उस कितनी तुच्छ सोच की मैं